जी हाँ, नमस्कार। जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हम बात करेंगे किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने, जी हाँ, किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसे अनेकता में एकता वाला भारत कहा जाता था, उसमें मोदी की विशेषता को जोड़ दिया है। जी आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आप जैसे भी इसे देखना चाहें, ये अखंड भारत है, ये एक भारत है और ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की विजन के चलते ही हो पाया है। तो यहां पर आपको यह भी बता देती हूं, मोदी 2.0 को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस साल में प्रधानमंत्री मोदी ने, आप जानते ही हैं, देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अनेकता में एकता, मोदी की विशेषता। यहां पर आपके लिए सुनना बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इंडिया है क्या। सुनिए जरा। आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। आइडिया ऑफ इंडिया एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। आइडिया ऑफ इंडिया पौधे में भी परमात्मा होता है। आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव। आइडिया ऑफ इंडिया अप दीपो भव। आइडिया ऑफ इंडिया तेन तत्तेन भुंजी था। आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आपने खुद सुना प्रधानमंत्री की जुबानी। प्रधानमंत्री के मुताबिक क्या है ग्रेट आइडिया ऑफ इंडिया। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त। शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ गए बीजेपी से पक्ष रखने के लिए पार्टी का। लेकिन शाहनवाज हुसैन जी, मैं 2 इराज में बांट देती हूं। एक 1947 से पहले का भारत, जहां पे भारत को यूनाइटेड रखने के लिए एक से बढ़कर एक लीडर्स आए, और फिर 1947 के बाद का भारत। अगर मैं आधुनिक भारत की बात यहां पर करूं तो मैं क्या कहना सही नहीं होगा, क्या ये सही नहीं होगा फैक्चुअली भी, कि नरेंद्र मोदी एक सूत्र में हिंदुस्तान को पिरोने वाले सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े लीडर हैं? शाहनवाज हुसैन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? लग रहा है शाहनवाज हुसैन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनका रुख करेंगे, लेकिन बार बार हम आपको ये सुना रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार के बीते 1 साल की बात कीजिए, कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए। जाहिर तौर पर आपके जहन में आएगा आर्टिकल 370 को हटाया जाना। आर्टिकल 370 जो कि हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर को एक तरह से अलग करता था, इस सेंस में कि वहां पर अलग संविधान था, उनका अलग झंडा था, एक अलग निशान की बात की जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश में पहली बात अखंड भारत की बात वो करते हैं, पीओके की बात वो करते हैं, और यहां तक कि आप जानते हैं कि अब हिंदुस्तान में जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, पीओके के मौसम को दिखाना भी शुरू किया है। साफ साफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कह रहा है कि पाकिस्तान को पीओके छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात जो हम हिंदुस्तान के भीतर देख रहे हैं कि इस देश में एक संविधान, एक विधान और एक निशान है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि हिंदुस्तान में बहुत अनेकता है, विविधता है, लेकिन उसे एक सूत्र में पिरोने वाला एक लीडर अगर कोई है तो फिलहाल वो नरेंद्र मोदी ही है। शाहनवाज हुसैन जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? शाहनवाज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो सर, सबसे पहले वही बात बार बार मैं दोहरा रही हूं, आधुनिक भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले नेता है नरेंद्र मोदी। सौभाग्य है कि भारत माता को एक ऐसा संतान और एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो माँ भारती की सेवा करके पूरे 137 करोड़ हिंदुस्तानी को एक माला में पिरोकर 137 करोड़ लोगों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर ले जाकर सेवा में जुटे हैं। जहाँ एक बड़ी चुनौती भी आ गई है, जहाँ हमारा 1 साल है उसके साथ चुनौती आई है कोरोना की, उसको भी अवसर में बदलने वाले नेता का नाम नरेंद्र मोदी। हम इस चुनौती में भी इस देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और जिस तरह से कोरोना की बड़ी लड़ाई को दुनिया में जिस सलीके से लड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, आज पूरी दुनिया में प्रशंसा है। और मैं मानता हूं कि जो इस मुल्क से प्यार करता है, जो इसको जननी मातृभूमि मानता है, मादरे वतन मानता है, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो,
हमारे नेता नरेंद्र मोदी उससे प्यार करते हैं और उसकी सेवा में लगे। और यही वजह है कि आज पूरे देश को लगता है कि हमें एक ऐसा नेता मिला जो हम सब की चिंता कर रहा है और देश कठिन परिस्थिति में भी चुनौती के साथ चुनौती को अवसर में बदलकर आगे बढ़ने वाला है। बिल्कुल, देश चुनौती को अवसर के तौर पर देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे साथ विवेक अग्निहोत्री हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग फिल्म निर्देशक के तौर पर जानते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि उन्होंने बीते सालों में शायद हिंदुस्तान का कोई कोना हो जहां पर वो नहीं गए हैं और वहां से वो कुछ साथ ना लेकर आए हों। और अर्बन नक्सल्स, ये टर्म आपने एक बार नहीं बार बार सुनी होगी, तो ये भी आपको बता देती हूं। अर्बन नक्सल्स का इस्तेमाल, अगर किसी ने इस टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले किया था तो विवेक अग्निहोत्री, आप उन्हें अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री, सबसे पहले तो जितना आपने भारत दर्शन किया है बीते कुछ महीनों सालों की बात करूं तो शायद किसी ने नहीं किया है। और यहां पर जब आपने भारत दर्शन किया तो यह भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोया है। जी हाँ, पता नहीं आप तक मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें। हाँ, तो पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ मोदी जी को और उनकी सारी टीम को। ये उनकी जो दूसरी इनिंग का जो 1 साल खत्म हुआ है, और पिछले 5-6 साल में मैंने भारत का चप्पा चप्पा, एक तो मैं स्वयं मैं यात्रा पे निकला था 2-3 साल, मैंने कहा मैं भारत की गली गली को जानना जरूरी है। उसके बाद मैं अपनी किताब के सिलसिले में घूमता रहा। फिर मेरी जो फिल्म बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम को जो इतना रेजिस्टेंस हुआ, तो उसमें मैंने कम से कम 50-60 यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स दिए। और पिछले साल हम लोगों ने भारत की बात, एक भारत के ऊपर बड़ा पॉजिटिव शो किया था, तो उसमें ऐसी ऐसी जगहों पे गए थे जहां अक्सर लोग जाते नहीं। मैं आपको सिर्फ 2 चीजें बताना चाहूंगा। हम लोग हम्पी में गए थे। हम्पी विश्व की बहुत ही अद्भुत एक मॉन्यूमेंट है। उसमें पीछे नदी में एक छोटी सी कटोरी जैसी, आप समझ लीजिए बांस की टोकरी जैसी, वो चलाते हैं बोट्स। उसका जो बंदा चला रहा था जो उस बोट को, उससे मैंने पूछा और क्या लग रहा है, आप क्या जिंदगी चल रही है। उसने बोला कि पहली बार जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि भारत में कोई लीडर है। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? कह रहा है क्योंकि पहली बार हम लोगों को वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से फायदा हो रहा है जो आज तक कभी मेरे माँ बाप को भी नहीं हुआ। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं, कश्मीर में हम लोग शूट कर रहे थे श्रीनगर में, डल लेक में, और वहां एक छोटी सी बच्ची है 6-7 साल की, जिसका नाम है जन्नत, और जन्नत का हमने इंटरव्यू भी किया। वो लड़की डल लेक में एक भी अगर कोई लीफ गिरती है या कुछ पत्ता गिरता है, वो जाती है अपनी बोट में अपने पिताजी को पकड़ के, किसी भाई को पकड़ के, और उसको उठा के लाती है। मैंने पूछा ये तुम जरा सी लड़की हो, क्यों करती हो ये? उसने बोला क्योंकि मैं मोदी जी से इंस्पायर्ड हूं। वो जो है उन्होंने बोला स्वच्छ भारत, तो मैं डल लेक पे ही रहती हूँ हाउस बोट में, तो मेरे लिए भारत का मतलब ही डल लेक है और मैं उसकी सफाई करती हूँ। इसी तरह से जब हम लोग शूट कर रहे थे वहां मेघालय में, सिक्किम में, जगह जगह मैंने ये चीज पाई कि जो ये अर्बन नक्सल लोग हैं, ये एक भारत के कल्चरल जेनोसाइड के तहत लगातार झूठी खबरें, और जिनको डिजाइनर पत्रकार कहती है आपकी चैनल, ये लोग एक भारत की ऐसी छवि प्रेजेंट करना चाहते हैं पूरे दुनिया में जैसे भारत में क्योस है, एक संग्राम चल रहा है और सब लोग दुखी हैं, एक दूसरे के कत्लेआम पे जुड़े हैं, जबकि असली भारत ऐसा नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने में जाके किसी गरीब व्यक्ति से, किसी वंचित व्यक्ति से, किसी आदिवासी से, किसी दलित से, किसी मुस्लिम व्यक्ति से आप जाके देखिए तो लोग क्या बोलते हैं। लोगों को पहली बार ये एहसास हो रहा है, चाहे वो गृहिणियां हो, चाहे युवा हो, चाहे वो रिक्शे चलाने वाले हो, उनको लग रहा है कि उनकी आवाज कोई सुन रहा है। और तब मेरा ये विश्वास हुआ, जो हम बचपन से सुनते आए थे, अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी की बात, असली डाइवर्सिटी अगर किसी देश में है तो वो भारत राष्ट्र में है। और इस डाइवर्सिटी को पहचानने वाला कोई पहला नेता कम से कम मेरे जीते जी मैंने देखा है तो नरेंद्र मोदी को देखा है। आज प्रॉब्लम ये हो गया है कि आप एक अच्छे लीडर के रूप में आप एलन मस्क की तारीफ कर सकते हैं, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स की तारीफ कर सकते हैं, तो लोग कहते हैं वाह 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 वाह, कितने महान आदमी, आप एक अच्छे लीडर की तारीफ कर रहे हैं। उन ग्रीडी कॉर्पोरेट्स के लीडर्स की तारीफ करें तो चलता है, आप अर्बन नक्सल के किसी लीडर की तारीफ करें तो चलता है, लेकिन आप अपने ही राष्ट्र के, जिस व्यक्ति ने पूरे राष्ट्र को जोड़ने का काम किया, अगर उनकी तारीफ करते हैं तो आप देखेंगे कि भारत का जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल समूह है वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है।
और यही कारण है कि आप देखेंगे कि इस देश में अर्बन नक्सल्स की एक पूरी मुहिम है 2025 तक इस देश में सत्ता पलटने की, वो भी आर्म्ड रेवोल्यूशन के साथ, मतलब वायलेंस के साथ। और ये बात मैं चिल्ला चिल्ला के कई वक्त से कह रहा हूं, इसीलिए वो अर्बन नक्सल्स बुक थी। और उसके बाद जो बड़े बड़े अर्बन नक्सल थे आज वो जेलों में गिरफ्तार बैठे हुए हैं। जैसे शाहीन बाग की जो मुहिम चलाई थी ये उसी के तहत है। आप देखिए आज पूरे भारत में, भारत का 1947 का पार्टीशन खत्म हो चुका है, लेकिन कश्मीर में आज तक पार्टीशन खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं प्रॉक्सी वॉर देश के अगेंस्ट क्रिएट करके रखा, जिसका बीजेपी मोदी किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ये भारत के खिलाफ है। तो कश्मीर में इनने एक प्रॉक्सी वॉर चालू करके रखा है ताकि भारत डिस्टर्ब रहे। दूसरी तरफ नक्सलों ने ये आदिवासी बेल्ट है पूरी की पूरी, उसमें ये प्रॉक्सी वॉर चला के रखा है ताकि भारत किसी भी तरह से इंडस्ट्रियली डिस्टर्ब रहे। इसके खिलाफ जब कोई एक नेता खड़ा हुआ पहली बार जमीन से जुड़ा हुआ, तो आप देखिए पूरी की पूरी इकोसिस्टम भारत में, अमेरिका में, यूके में ऐसी यूनाइटेड हो गई और इन लोगों ने शाहीन बाग में बच्चों को, औरतों को आगे खड़ा कर दिया ताकि कुछ किया ना जा सके। आज जब कोरोना जैसी महामारी, जिसमें आप देखिए पिछले 2-2.5 महीने से मैंने पॉलिटिकल बात करनी बंद कर दी है, सिर्फ इसलिए कि जब इतना सब दंगा फसाद यानी इतना लोगों में दुख फैला हुआ है तो हम जाके ग्राउंड पे काम करें। आज मैं पहली बार किसी चैनल में आके 2-2.5 महीने में बात कर रहा हूं, सिर्फ एक ऋषि कपूर जी के निधन पे आया था आप ही की चैनल में और कहीं नहीं गया हूं। लेकिन मैं बाहर जाके देख रहा हूं कि इन लोगों ने इतना ज्यादा नेगेटिविटी को पकड़ के रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा मैंने अपनी आंखों से लेबर, जो माइग्रेंट लेबर बोलते हैं जबकि उनको नहीं बोलना चाहिए, उनके जो खिलाफ है बंबई शहर में मैंने देखा है किस तरह से उनको भड़काया जा रहा है। धारवी में जाके इनके लोग काम कर रहे, कह रहे हैं यहां से निकल जाओ वरना ये हो जाएगा, मर जाओगे, मोदी जी तुम्हें मारने की मुहिम चला रहे हैं, ऐसा ऐसा ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी अपनी जो सरकार है महाराष्ट्र की, वो मेरे जैसे लोगों के घर में साइबर पुलिस भेज रही है कि आप ये ट्वीट मत करिए, वो ट्वीट मत करिए। ये आज भारत के अगेंस्ट, भारत के ही लोग जब खड़े हो गए हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसे में आपको एक बहुत पावरफुल लीडर चाहिए। कुछ साल के लिए आपको अपनी सेल्फिश पर्सनल एम्बिशंस को त्यागना पड़ेगा भारत की सुरक्षा को बचाने के लिए। मुझे लगता है आज की तारीख में तो कम से कम नरेंद्र मोदी से ज्यादा स्ट्रांग, भारत को जोड़ने वाला, एक सूत्र में बांधने वाला, और इंटरनेशनली पूरे विश्व में आज जब चाइना के साथ हम लोग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अमेरिका और चाइना का कोल्ड वॉर चालू हो गया है और भविष्य कहां होने वाला है इस विश्व की इकोनॉमीज का किसी को पता नहीं है। आपको एक विजनरी, दबंग, भारत को जोड़ने वाला लीडर चाहिए। ठीक है विवेक अग्निहोत्री जी, जरा मैं एक सेकंड के लिए कमेंट लेना चाहती हूं। मैं फ्लोर आपको वापस दूंगी क्योंकि आप बहुत अहम बातें यहां पर उठा रहे हैं। आप अर्बन नक्सल्स की बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट और एक नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अब्दुल रज्जाक, 370 हटा तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक ही हुआ ना। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान। दिक्कत क्या थी? नेगेटिव ये प्रोपेगेंडा क्यों? अदिति जी देखिए, जितना मोदी जी ने बीजेपी को शक्तिशाली बनाने का काम किया है, अगर देश को शक्तिशाली बनाने का काम करते तो आज हम ऐसे दिन नहीं देखते। 2014 से पहले जैसे वादे करके आए थे, उनमें से एक भी अगर वादा पूरा हुआ हो तो देश की जनता इनको मान ले। आज कहा जा रहा है कि देश आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा। 370 हटा नहीं हटा, सुन लीजिए ना अदिति जी। आपने तो कहा एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं ना। 370 तो हट गया और क्या क्या हटा है? चलिए कम से कम आप मानते हैं ना 370 हटा। कश्मीर की हालत तो देखिए, 370 हटा, जिस तरीके से 370 हटाने की बात उन्होंने कही थी, किया ना। 370 तो हटा है मोदी जी। चलिए ठीक है, आप बोलिए। आज मोदी, देखिए मोदी जी कहते हैं कि देश को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि देश परमात्मा निर्भर हो गया है। अब भगवान ही इस देश को बचा सकते हैं। आप एक एक इनकी नीति उठा करके देखिए। फॉरेन पॉलिसी में देखिए आज इंडो चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है। आज इंडो नेपाल, अरे नेपाल हमको आंख दिखाने वाला हो गया। वो हमारे सपोर्ट पे जी रहा था इतने साल। अब पाकिस्तान के साथ हमारी पॉलिसीज देखिए। इससे हटकर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज पे आइए। इकोनॉमी पे ऑलरेडी जीडीपी 3.1 पे आ गया, 11 साल का लो है। ये मैं कोरोना वायरस के आने से पहले की बात कर रहा हूं, मतलब लॉकडाउन होने के पहले की बात कर रहा हूं। सिर्फ 7 दिन का लॉकडाउन Q4 में काउंट हुआ है।
आज ही रिपोर्ट आई है कि जीडीपी 3.1% में। आप बताइए क्या अच्छे दिन आ गए? आप मुझे बताएंगे ग्लोबल इकोनॉमी, ला पाए? अब्दुल रज़ाक, ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हाल है? थोड़ा सा मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, सुनिए। और एक और तस्वीर मैं चला रही हूँ, पत्थरबाजी की तस्वीर, जुम्मे की नमाज के बाद वो झंडे आपको याद होंगे, आईसिस के झंडे याद है ना, पाकिस्तान के झंडे के लिए कितनी बार आपने वो तस्वीरें देखी? दो ही सवाल है मेरे। एक तो जुम्मे की नमाज के बाद झंडे दिखाए जाना आईसिस के, पाकिस्तान के, और दूसरा सुरक्षा बलों पर पथराव। उतनी वो दो तस्वीरें आपने कितनी बार देखी? उसके बाद विवेक अग्निहोत्री, मैं आपको फ्लोर दूंगी दोबारा से जी। देखिए, कश्मीर और कश्मीरी लोगों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है अपने स्वार्थ के लिए, जब महबूबा मुफ्ती जाकर गवर्नर के पास गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एनसी के सपोर्ट के और कांग्रेस के सपोर्ट के साथ, तो आधी रात को असेंबली डिसॉल्व कर दी गई। वहां पर से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो सकती थी। अगर ये लोग पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं तो जायज, अगर एनसी पीडीपी मिलकर के कांग्रेस मिलकर के सरकार बना ले कश्मीर तो वो ना। ठीक है विवेक अग्निहोत्री, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास अब्दुल रज़ाक, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं ना सर, आप जो बातें कर रहे हैं वो पॉलिटिकल गेन्स की तरफ इशारा कर रही हैं, वो कंट्री गेन्स की तरफ इशारा नहीं कर रही है। आर्टिकल 370 क्या करता था सर? इस पे इतना ज्यादा डिस्कशन हुआ है कि मैं इस डिबेट में वापस नहीं लौटना चाहती, लेकिन विवेक अग्निहोत्री, जो बातें अभी आप उठा रहे थे इसी फ्लोर पर और जो नैरेटिव अभी अब्दुल रज़ाक ने पेश करने की कोशिश की है, ये दो काउंटर नैरेटिव्स हैं और ये ऐसे लग रहा है कि ये एक हिंदुस्तान नहीं है। ये ऐसे, जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश, एक प्रोपेगेंडा, एक अर्बन नक्सल्स का काम, ये अलगाव वाली राजनीति। आर्टिकल 370 हटाए जाना तो ऐतिहासिक था ना? पता नहीं अब्दुल रज़ाक जी, मैं जानता नहीं हूँ ये कश्मीर के बारे में कितना जानते हैं। बाहर बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो फिल्म कर रहा हूँ कश्मीर फाइल में, 2.5 साल से मैं वहीं पे वक्त गुजार रहा हूँ और हर तरह के, मैं चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर तरह के लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। वहाँ के यंग लड़के लड़कियों को, काफी सिंगर्स को, आर्टिस्टों को काम भी दे रहा हूँ। मैं वहाँ की नस नस से वाकिफ हूँ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये बाहर बैठे हुए लोग ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां जो लोग, आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो अब्दुल्लाज और मुफ्ती जब अंदर हाउस अरेस्ट में गए, सबसे ज्यादा अगर खुश दुनिया में कोई था तो सारे के सारे वहीं के लोग थे, कश्मीर के। आप जाइए किसी से पूछ लीजिए, कश्मीर में किसी भी जगह पे कदम रख लीजिए और पूछिए अच्छा बताओ इनको बंद करने से आप क्या कहेंगे? अरे बहुत खुश हैं हम लोग, सब बहुत अच्छा। दूसरी बात इन्होंने जो कहा है कि पुराने प्रोमिसेस नहीं पूरे हुए, तो देखिए प्रोमिस जो था वो था एक डेवलपमेंट का। आप लॉकडाउन के पहले की स्थिति अगर देखें तो भारत में कहीं भी आप गाड़ी लेकर ड्राइव करिए, मैं तो 10-10 हजार किलोमीटर चलता हूं महीने में, आप कहीं भी जाइए आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही दिखेगा, जगह जगह आपको नई फैक्ट्रीज आती दिखेंगी। भारत में इतना खेती के फील्ड में, अब इनसे कौन बात करे? इन लोगों ने जब आंख पे पट्टी ही बांध ली है तो इनको कुछ दिखेगा नहीं, इनको हर जगह है खराब ही खराब दिखेगा। दूसरा, वो पाकिस्तान जो इतना चिल्ला चिल्ला के हमसे बोलता था, आज पाकिस्तान की विश्व में कोई अहमियत नहीं रह गई है। आज कश्मीर हमारे साथ जुड़ा है। हम लोगों ने जो उलझे हुए मामले थे कई सारे, चाहे वो राम मंदिर का मामला रहा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, ऐसे बहुत सारे एरियाज को खत्म किया है। अब हम एक नई दिशा में जा रहे थे। लॉकडाउन जो हुआ इसमें ये जीडीपी की बात कर रहे हैं, अरे तो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, अभी तो जीडीपी गिर के 1% पे आ जाएगी। सवाल वो नहीं है, सवाल ये हम वहां से उठेंगे कैसे। और आज अगर उठना है तो सबको एक भाषा में, एक बात, एक विजन, एक आगा इरादा लेके चलना पड़ेगा। क्या ये संभव नहीं है इन लोगों के लिए कि कुछ वक्त के लिए अपनी नेगेटिविटी को त्याग दें और उसकी बजाय जिन लोगों की बेचारों की नौकरियां जा रही हैं, जो धंधे बंद हो रहे हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं लॉकडाउन जिसके लिए कोई गुनहगार नहीं है, एक सूत्र में बंध के आज चाइना के साथ एक लड़ाई लड़े जो कि इकोनॉमिक लड़ाई हो, ताकि भारत आत्मनिर्भर की बात क्या करते हो तो गांधी जी का आइडिया पूरा आत्मनिर्भर स्वराज का, स्वदेश का, गांव में चक्कियां और फैक्ट्री लगाने का, तो क्या गांधी जी के अगेंस्ट खड़े? ऐसी बात ना करिए रज़ाक साहब। आप जो हैं, आपको अब बल्कि अपने सब जो लोग हैं उनसे कहना चाहिए कि आप ये रिलीजन की बात त्यागें और इस तरह की गंदी बातें ना करें, देश को आगे बढ़ाएं। भारत के विकास में ही आपका विकास है। अगर आप मुस्लिम लोगों की आवाज बोलते हैं तो मुस्लिम लोग मेरे साथ भी काम कर रहे हैं, पर उन मुस्लिम लोगों का भी फायदा तभी है जब भारत का विकास है। विकास उनका, जो शाहीन बाग में लोग थे उनका विकास तभी है जब वो पढ़ें और आगे बढ़े और उन्हें नौकरियां मिले और उनका डेवलपमेंट हो। ये हर समय तू मैं करेंगे तो आप अपने ही तबके को धीरे धीरे अलग करते जाएंगे। और ये आज की तारीख में ऐसी बात करना ना आपको शोभा देता है ना पूरी ह्यूमैनिटी में।
किसी को भी शोभा देता है। आज आप अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़िए, 4 साल आप उनको हटा नहीं सकते हैं, 4 साल तक उनका हाथ बटाइए, जब इलेक्शन आएंगे तब आपको जितना ऑपोजिशन करना है करिए। ये तो एक सच्चे हिंदुस्तानी की बात हुई। लेकिन अब आपको एक विवेक अग्निहोत्री जी, एक काउंटर में लेना चाहती हूँ। आप कश्मीर का नैरेटिव, कश्मीर की तस्वीर, कश्मीर की सच्चाई, कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी लगातार प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप भी वहां पर ग्राउंड पर मौजूद रहे हैं। और दूसरी तरफ मोहित भान, उनकी पार्टी और जो नैरेटिव उनकी तरफ से सेट किया जाता है। मोहित भान, एक सूत्र में अगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक होता है तो दिक्कत क्या है? और यहां पर तो मैं पीओके को भी लेकर आऊंगी, जिसे लेकर प्रधानमंत्री काफी मुखर रहे हैं और हिंदुस्तान क्लियर मैसेज दे रहा है पाकिस्तान को। अदिति जी, थैंक यू। पहले तो मैं आज विश्व भर में और देश भर में सभी कश्मीरी पंडित भाई जो आज मेला खीर भवानी का पर्व मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी बात रही, आप बात कर रहे हैं कि भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत को एक जोड़ा गया, ये आप लोगों के जहन में और आप लोगों की सोच में ऐसा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। कश्मीर आज से नहीं, पिछले 70 साल से भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। और हर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर, हर किसी संविधान के जो भी हमारे जो संविधान की जितनी भी कानून है उसके हिसाब से भी कश्मीर भारत का हिस्सा था। ये आप लोगों ने एक हवा बना रखा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और सिर्फ 5 अगस्त के बाद ही कश्मीर भारत का हिस्सा हुआ। तो पहले तो ये अंधविश्वास और ये जो गलत मैसेज है ये फैलाया ना जाए। बाकी बात रही विवेक साहब की। विवेक साहब एक फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने व्यक्ति हैं और हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना इनका पेशा है। हर एक तमाशबीन है जिनको तमाशा दिखाना, फिल्म बनाना, ड्रामा करना, ये सब तो ये तो इनका स्पेशलिज्म, इनके जो स्पेशलिस्ट हैं, जो इनकी महारत है, इनकी महारत इसी चीज में है कि ये हर चीज को तोड़ मरोड़ के और रियल लाइफ नहीं रियल लाइफ दिखाएं। तो जिस हिसाब से ये बता रहे हैं भाई ये कश्मीर में बहुत टाइम से, बहुत अरसे से आते जाते आ रहे हैं, अगर ये कश्मीर में बहुत अरसे से आ जा रहे हैं तो फिर मैं समझता हूं कि ये शायद कश्मीर में आकर किसी होटल में या किसी घर के कमरे में बंद रहते हैं और जो इनके आजू बाजू 4 लोग हैं सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं। विवेक जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप कश्मीर आइए, मैं कश्मीर में ही रहता हूं, आप मेरे साथ काजीगुंड से लेकर टंगदार तक किसी भी गांव में, किसी भी कोने में मेरे साथ चलिए, मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगा, मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा, गांव की, शहर की, हर एक कस्बे की सच्चाई मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आपने ऑफर दिया ना उनको। ठीक है मोहित भान, डेवलपमेंट की आपके हर चीज। विवेक अग्निहोत्री ये कह रहे हैं कि आपको बड़ा चढ़ाकर बातें पेश करने की आदत है। आप एक मिनट सुन लीजिए ना, मोहित भान काउंटर ले लीजिए, उनको जाना है। आपने एक पॉइंट उठाया, उनको जाना है। आपने विवेक जी के काउंटर ले लीजिए। अच्छा ठीक है, ये जो भाई साहब हैं वो जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे उनका काउंटर पहले ले। जो मेरे जो ये बड़े भाई साहब काफी देर अपनी बात कही, इसलिए हमारे को आपने मौका दिया था बात करने का, तो मैं बता रहा था जो हमारे बड़े भाई साहब ने जो अभी बात करी है, ये अगर कश्मीर के हैं तो इनने बोला है कि जो लोग स्टोरी सुनाते हैं और जो लोग साहित्य लिखते हैं या जो लोग कहानी लिखते हैं वो लोग को तमाशबीन हैं वो लोग। तो ये कश्मीर के हैं, तो मैं इनका पहले तो परिचय करा दूं इनका सारे दुनिया के साथ कि ये कितने संस्कारी और कितने कल्चर्ड खुद ही हैं। अगर ये नहीं जानते, पूरे विश्व में स्टोरी टेलिंग, ड्रामा जिसको बोलते हैं, थिएटर का जो आर्ट है वो कश्मीर में भरत मुनि जी ने लिखा था, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। तो इसका मतलब ये कश्मीर के जो पूर्वज नाट्य, इतना जिनने नाम कमाया कश्मीर के लिए, वो बढ़ा चढ़ा के बोलते थे। भरत मुनि जी तमाशबीन थे इनके हिसाब से। कालिदास जैसा महान जो शेक्सपियर कहीं विश्व के सबसे महान जो साहित्यकार थे कालिदास, वो कश्मीर के थे नहीं। मतलब दोबारा से समझिए, मैं आपको तमाशबीन बोला तो आपको कोई गाली नहीं दी, ये मैंने आपको बताया कि आपका पेशा ये है, आपका काम ये है कि आप लोगों के सामने पिक्चर्स लाते हैं, फिल्म दिखाते हैं, आप ड्रामा लोगों के सामने लाते हैं। एक कहानी, अरे सिर्फ एलिगेशन लगाओगे भाई साहब की, सुनोगे भी कुछ, आपको तहजीब कहते हैं। आप मोहित भान सुन लीजिए ना जवाब। मोहित भान जी से कहीं बात तो सुन लें। सर आप दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे और उसके बाद जवाब नहीं लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। बहस करने आए ना सर, मैंने अमेरिका के बहस ही करने आए ना आप। सुन तो ले, एलिगेशन लगाए, जवाब सुनिए आराम से, लगा रहे हैं ना आराम से। सर देखिए ये शो ना बच्चे भी देखते हैं, इस तरह से आप सुन लीजिए, जवाब सुनिए उनका, जवाब सुनिए प्लीज। तो आप काउंटर लेने को सर, आप काउंटर क्या चिल्ला के तभी उनके ऊपर थोड़ी चिल्लाएंगे आप। अरे बोल लेने दीजिए उनको सर, अभी आप जी न्यूज पर बैठे हैं,
अब तो कश्मीर जम्मू कश्मीर में बदल गया है। प्लीज बोल लेने दीजिए, दूसरी आवाज की जगह आप दुनिया में। ठीक है विवेक अग्निहोत्री प्लीज सर 1 मिनट में बात ये कहना चाहते हैं कश्मीर के जो महान अभिनव गुप्ता जी थे वो तमाशबीन थे। ये कह रहे हैं कालिदास जैसा महान साहित्यकार विश्व का जिनने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी वो तमाशबीन थे। ये कहना चाहते हैं भरत मुनि जिनने नाट्यशास्त्र लिखा वो तमाशबीन थे। वो सारे के सारे सूफी सिंगर्स जिन लोगों ने इतना बड़ा दृश्य और इतना बड़ा जो है स्टोरियां सुनाई वो सब तमाशबीन थे। इनके हिसाब से ये सारे लोग जो इतने जो है सब तमाशबीन थे। तमाशबीन का मतलब ये जो है इन्हें बड़े डेरोगेटरी तरीके से यूज किया है। और अगर तमाशबीन थे तो मैं भी तमाशबीन हूं, अगर आदि शंकराचार्य तमाशबीन थे तो मैं भी तमाशबीन हूं, ऋषि कश्यप तमाशबीन थे तो मैं भी तमाशबीन हूं। महान हस्तियों के साथ तमाशे तो आप लोग करते हैं अपने उठा के, तमाशे तो आप लोग अपने आप को पहले तो अभिनव गुप्ता जी के साथ कंपेयर मत कीजिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आप अपने आप को इतने महान शख्सियतों के साथ बड़े हम्बली अपने आप को अपना नाम इतनी महान हस्तियों के साथ जोड़ रहे हैं। आप पहले तो ये मैं तो उन्हीं का वंशज हूँ भाई साहब, वो मेरे पूर्वज हैं, वो मेरे पूर्वज हैं, उनका वंशज हूँ। आप अपना नाम ऋषि मुनियों के साथ और अभिनव गुप्ता के साथ जोड़ रहे हैं। आप उनके साथ अपना नाम नहीं जोड़िए। आपको अभी उस ओहदे तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सच्चाई को दर्शाना है और आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। प्लीज मोहित भान, उस युग के सच को मोहित भान, ये डिबेट का लेवल होता है और मैं डिबेट विद डिग्निटी की बात करती हूँ। सुन लीजिए मेरी बात, जी न्यूज पर हम डिबेट विद डिग्निटी की बात करते हैं। आपने 3 मिनट जाया कर दिए निजी हमलों में। सर आइडियोलॉजी की बात कर लेते, सर आइडियोलॉजी की बात कर लेते। विवेक जी प्लीज 30 सेकंड पे बात कंक्लूड। उसके बाद मैं सुशील पंडित को जोड़ दूंगी। विवेक जी आप बात पूरी कीजिए, सिर्फ विवेक जी की आवाज, सिर्फ विवेक जी। कश्मीर जो है आज, कश्मीर जो है जिस कश्मीर की हम बात करते हैं वो पूर्ण कश्मीर नहीं है। और अगर कोई लीडर पूरे कश्मीर को आज जो कि बाकी जो हिस्से हैं, अगर उन सारे जिनको आजाद कश्मीर के नाम से वो लोग बोलते हैं, अगर उन सबको पूरे भारत का हिस्सा और भारत को अखंड भारत का रूप देना है तो मेरी नजर में एक ही लीडर है जो कर सकता है और वो है श्री नरेंद्र मोदी। और मैं चाहता हूं मोहित भान जैसे लोग कुछ वक्त के लिए अपनी नेगेटिविटी को डल लेक में जाके थूक दें और पॉजिटिविटी के साथ पूरी कोशिश करें, कंधे से कंधा मिलाएं हम लोगों के साथ कि वो जो आजाद कश्मीर पाकिस्तान के पास इलीगली आज है उसको भारत के कब्जे में लाएं। और चाइना के साथ लड़ाई लड़ने में मोहित भान जैसे लोग हम जैसे देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। इस बात का ये व्रत लें और इस बात को आज टीवी पे ये बोलें कि हमारे साथ खड़े, तब मैं मानूंगा कि इनके इरादे नेक हैं। ठीक, शुक्रिया विवेक अग्निहोत्री जी। आपने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब आप सुनते जाइए। मोहित भान बोलिए जल्दी से, संक्षेप में 30 सेकंड में आपका। अग्निहोत्री जी बिल्कुल। विवेक जी आप ये जो चाइना के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हमने भी चाइना के बारे में सवाल उठाया और हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री हमारे सामने आए, लोगों के सामने, देशवासियों के सामने आए और अब चाइना के बीच में जो हो रहा है, लद्दाख में हमारे साथ जो हो रहा है उसके बारे में लोगों को ब्यौरा दे। लेकिन जब ये सवाल उठाया जा रहा है ना तो उस टाइम ये कहा जाता है कि भाई आप चाइना के ऊपर क्यों सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपको देश के ऊपर यकीन नहीं है, क्या आपको गृह मंत्री पे यकीन नहीं है। और बाकी आप मेरी नेगेटिविटी की बात कीजिए कि मैं डल लेक में उसको थूकूं या वुलर लेक में थूकूं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमें पता है कि हमारी नेगेटिविटी कहां पे और पॉजिटिविटी कहां पे है। आप मेहरबानी करके हमारी आपसे सिर्फ एक इतनी प्रार्थना है कि जो सच्चाई है और जो संवैधानिक चीजें हैं आप उनको लोगों के सामने लाइए और उनको उसके थ्रू अपने लोगों को अपना नजरिया दिखाइए। आप ये बायस एक तरफ संवैधानिक चीजों की बात मोहित भान कर रहे हैं, तो सुशील पंडित आपसे बेहतर कौन संवैधानिक बातों को यहाँ पर बता पाएगा। आप उसको थोड़ा सा मोहित भान को वो संवैधानिक बातें भी बता दीजिए जो शायद अगस्त 2019 से भूल गए होंगे शायद मोहित भान ना, थोड़ा सा याद दिला दीजिए सर। और जब मैं कहती हूँ जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक अखंड भारत, एक भारत, तो सर को समझा दीजिए प्लीज। संविधान का कत्ल हुआ है आप चिल्लाइए नहीं, अगस्त 5 को 2019 को संविधान का मैंने आपको कल भी ये बात कही थी, जी पे डिबेट डिग्निटी होती है, चिल्लाकर डिबेट नहीं होती है मोहित जी, जरूरत नहीं है मोहित जी, चिल्लाकर डिबेट नहीं होती है। प्लीज सुशील पंडित की आवाज। अदिति जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी है और हम कश्मीरियों के लिए ये एक बहुत बड़ा त्योहार का दिन है और मेरी इच्छा थी कि मैं माता खीर भवानी की यहाँ उपस्थित रहूं, वहाँ हवन कर सकूं, वहाँ अपना तीर्थ, अपने पूर्वजों का तीर्थ है, जा सकूं। मुझे लगता है जल्दी ही वो समय भी आएगा
लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमेशा शांत था, भारत का हिस्सा था, 70 साल से भारत का हिस्सा था, उन्हें यह बता दूं कि कश्मीर सहस्त्राब्दियों से, शताब्दियों से भारत का हिस्सा था, 70 साल से नहीं था। और अगर भारत की एकता और अखंडता को कहीं लगातार चुनौती मिलती रही तो वो पिछले 70 साल से कश्मीर में मिल रही थी। आजाद भारत ने अपना पहला युद्ध कश्मीर में लड़ा, 1947 में वो युद्ध शुरू हुआ। कश्मीर में हमने अपने जितने बेटे और भाई खोए हैं इस देश की सुरक्षा के लिए, शायद और कहीं नहीं खोए हैं। देश का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसने अपने बेटे, अपने भाई, अपने रिश्तेदार वहां ना दिए हो, उनकी बलि ना दी हो देश की रक्षा के लिए। तो कश्मीर में चुनौती को कम करके आंकना, यह लोगों की आंखों में धूल झोंकना है और आत्मवंचना करना है, अदिति जी। और इसीलिए इसी संदर्भ में 5 अगस्त को जो फैसला किया गया पिछले साल, वो उस राजनीतिक इच्छा शक्ति को जतलाता है, वो उस ऐतिहासिक कर्तव्य निष्ठा को जतलाता है जो इस देश ने 70 साल में कभी नहीं देखी थी। इस देश में सरकारें आई और गईं, नेता आए और गए, पार्टियां आई और गईं, लेकिन कश्मीर के विषय में फैसला करने से वो हमेशा चूकती रहीं। उनमें वो आत्मबल, वो चारित्रिक बल, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी नहीं दिखाई पड़ी जो पिछले 5 अगस्त को इस सरकार ने, इस नेतृत्व में दिखाई थी। इसको बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस सच्चाई में एक लेश मात्र भी मिलावट नहीं है। इस देश ने ऐसी निर्णय क्षमता पिछले 70 साल में नहीं देखी थी। अदालतों में, राजनीतिक क्षेत्र में, न्यायालयों में, बहस में लोग टाल मटोल करते थे, लेकिन पहली बार किसी नेतृत्व ने दिखाया और सूझबूझ दिखाई। और जो लोग ये कहते थे कि अगर इसको छुआ भी तो हाथ जल नहीं जाएगा, पूरा जिस्म झुलस जाएगा, उठाने वाला कोई नहीं होगा, नेता की चंपूगिरी करने वाले लोग यहां बैठे हैं, उसकी जिस नेतृत्व के पिछलग्गू यहां बैठ करके कह रहे हैं कि कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसी नेता ने कहा था कि 35A को अगर छुआ भी तो पूरा जिस्म झुलस जाएगा, देश में आग लग जाएगी। कश्मीर में महीनों तक एक गोली नहीं चली, एक निहत्था नागरिक नहीं मारा गया, एक निर्दोष को कोई कष्ट नहीं हुआ, आईसिस और पाकिस्तान के झंडे नहीं दिखे। सुशील पंडित जी, हवा खड़ा किया गया था कि इसकी तरफ ताकिए मत, इसकी तरफ देखिए मत। इस तरह के राजनीतिक प्रबंधन को, हमारे सुरक्षा बलों की निष्ठा को, उनके चप्पे चप्पे पर दी गई सुरक्षा को आप हवा में नहीं उड़ा सकते, उसके विषय में झूठ नहीं बोल सकते। कश्मीर के विषय में यही झूठ बोला जाता रहा पिछले 70 साल। ठीक सर, ठीक। और यही चमचागिरी करते हुए, यही हव्वे खड़े करते हुए इन फैसलों को टाला जाता रहा। ठीक। आज जो लोग कश्मीर के विषय में कहते हैं मैं वहीं बैठा हूं, यहां से ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, इससे बात कराऊंगा, उससे बात कराऊंगा, ये ठेकेदारी के दिन निकल गए हैं। कश्मीर में लोग अब अपनी बात करने लगे हैं। और विवेक जी ने बिल्कुल सही बोला, ये अब्दुल्ला और मुफ्तियों की गिरफ्तारी से जितना खुश कश्मीर था उतना खुश तो पूरा देश भी नहीं था, क्योंकि देश इनको सीधे सीधे नहीं भुगतता था, कश्मीर के लोग भुगतते थे मुफ्तियों को, अब्दुल्लाओं को। कश्मीर के लोग परेशान हो गए थे इनसे। ठीक साहब, आपको जान के ये खुशी होगी कि अगर कश्मीर में कोई वारदात नहीं हुई इतने महीने, अगर कश्मीर शांत रहा तो इसी वजह से शांत रहा क्योंकि ये अब्दुल्ला और मुफ्ती अंदर थे, नजरबंद थे, इनको मौका नहीं मिला लोगों को इकट्ठा करके पत्थरबाजी करवाने का। ठीक, इनको अवसर नहीं दिया गया कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने का। ठीक है साहब, मैं काउंटर लूंगी। कश्मीर को आज अगर खतरा है तो इन लोगों के रिहा होने से खतरा है। बिल्कुल। कश्मीर को अगर इसकी सुरक्षा को कोई आंच आएगी, ये लोग बाहर आकर के जो तशद्दुद करेंगे, जो जिस तरह की अफरा तफरी की ये धमकियां देते थे, अगर वो फैलाएंगे तो कश्मीर की सुरक्षा को खतरा होगा। वरना कश्मीर आज शांत है, कश्मीर आज संपन्न है, कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ेगा। और कश्मीर में आगे जिस लोकतंत्र को लूट करके ये लोगों ने लूट तंत्र बनाया था, वो लोकतंत्र वापस आएगा। ठीक है साहब, प्लीज मुझे काउंटर लेने दीजिए सर, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, प्लीज मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। मोहित बान, 40 सेकंड्स आपका काउंटर, उसके बाद अब्दुल रजाक और फिर सीपी सिंह साहब।
अलगाववाद वाली राजनीति खत्म कर दी नरेंद्र मोदी ने, इसलिए दिक्कत है। मेरे बड़े हैं, मैं जी देखिए सुशील जी मेरे बड़े हैं, देखिए मैं इनको ऐसे अपशब्द और बुरे नामों से नहीं बुलाऊंगा, और जो इनकी इच्छा थी आज माता खीर भवानी के यहाँ आने की, खैर मैं सब तमाम कश्मीरी पंडित बरादरी की तरफ से वहां पे अपना सर झुका के अपने नमन करके आया हूं। खैर जो ये बात बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी कि भाई पत्थरबाजी में ये मुलव्वस थे, ये अब्दुल्लाज या मुफ्तीज या इनकी वजह से ही सारा कश्मीर का प्रॉब्लम था। आज भी अगर हम देखें 5 अगस्त के बाद से सिचुएशन दिन ब दिन कश्मीर में वर्स्ट होती जा रही है। आप देखिए हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर जो हमले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, इनकाउंटर्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं, जवाबी कार्रवाई में ऑब्वियसली इनकाउंटर्स होंगे, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं पे जहां पे शांति की और पीस की बात हो रही थी 5 अगस्त के बाद, ये आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, काया पलट जाएगी, अभी तक तो फिलहाल अभी तक की मैं बात करूंगा, अभी तक पिछले 8-10 महीने में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ना कुछ ऐसा हुआ है। लोगों की जो नाराजगी है वो दिन ब दिन बढ़ते भी जा रही है। ये अगेन सुशील पंडित जी बोलेंगे कि हम दिल्ली में बैठ के इनको अलग नजरिया दिखता है, हमें यहां बैठ के कुछ अलग दिखता है, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इनके और हमारे बीच में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम यहां पे बैठ के कुछ और बात देखते हैं, वो बताते हैं, ये इनको दिल्ली में बैठ के कुछ और शाहनवाज हुसैन जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम जो तस्वीर देख रहे हैं और हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, हम जिस डेवलपमेंट के काम की बात कर रहे हैं उसका तो जिक्र, उसकी तो एक लाइन भी मोहित भान की नैरेटिव में है नहीं। वो तो कह रहे हैं, वो तो सुरक्षा बलों की कामयाबी को भी ये कह रहे हैं कि हमले हो रहे हैं सुरक्षा बलों पर ज्यादा, वो तो सुरक्षा बल ऑपरेशंस चला रहे हैं, उनको उसमें भी नाकामी दिख रही है हिंदुस्तान की। मैं नाकामी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हालात सुधर नहीं रहे हैं। आप तोड़ मरोड़ के क्यों चीजों को पेश करते हैं? जवाब सुन लीजिए सर, आप क्या कह रहे हैं वो सबने सुना, कि जो हालात आप क्या कह रहे हैं वो सबने सुना है, और उसके बाद ऑपरेशंस तेज होने थे क्योंकि आतंक के खिलाफ इंडिया का एक्शन नॉन स्टॉप है। एक बात और कहूंगा, आतंक के खिलाफ इंडिया का एक्शन नॉन स्टॉप है सर। पार्टी जी देखिए जी नहीं, जो ये किंग्स पार्टी और जो बीजेपी का आज की डेट में बैक चैनल प्रोग्राम अल्ताफ बुखारी साहब के साथ चल रहा है, जो ये संविधान की धज्जियां उड़ाकर एक चुनिंदा लोगों को अलग अलग पार्टियों से तोड़कर एक नया ग्रुप बनाकर उनको जम्मू कश्मीर के लोगों के सर के ऊपर थोप रहे हैं, ये दूसरी एक संविधान की दुर्गति है। ठीक है सर, आपका पॉइंट हो गया सर। नाउ लिसन टू द काउंटर। शाहनवाज हुसैन ये कई सवाल उठा रहे हैं, संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं आप, सीधे एक लाइन में सवाल पूछो तो ये कह रहे हैं आपसे। शाहनवाज हुसैन जी प्लीज, शाहनवाज हुसैन जी की आवाज। जी ये गलत बोल रहे हैं, ये बाज धोकर बोल रहे हैं, और जो कश्मीरी भाई हैं उनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, माता खीर भवानी के इसमें खास तौर पे सुशील पंडित जी को भी। और मैं मानता हूं कि आज मुझे डिबेट सुनने में मजा आ रहा है। मैं जो बात सुशील पंडित जी ने, अग्निहोत्री जी ने, आदित्य जी ने आपने बोली है वो बहुत सही बोली है। शाहनवाज जी शिकायत तो नहीं है ना आपको? शिकायत तो नहीं है आपको? बोलने का ज्यादा मौका नहीं दे पाई हूँ मैं आज, वो शिकायत तो नहीं है आपको, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं डिबेट विद डिग्निटी ताकि व्यूअर्स को बहुत कुछ समझ में आए। मैंने आदित्य जी बड़ी डिग्निटी से कहा, तो आपने इसमें कोई आपके बोलने से मुझे मैं तो आपसे मुस्कुराकर ही पूछ रही हूँ, लाइटर नोट पर पूछ रही हूँ। इस तरह ऐसे लाइटर नोट पर मत पूछिए। मैंने तो जो जवाब पूछा, आपने कहा एक लाइन में, मैंने एक लाइन में जवाब दिया कि ये सही कह रहे हैं। जी जी जी, मुझे कोई शौक थोड़ी है कि मुझे आप बोलने दे देंगी तो बहुत लोग जान जाएंगे, ऐसा नहीं है। नहीं सर, आपके लिए नहीं कह रही हूँ, वैसे कह रही हूँ लाइटर नोट पर। आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपने जो यहाँ पर सुशील जी ने बात कही है वो एकदम सही कही है, मैं उनकी बात को बहुत सराहता हूँ, और उन्होंने दिल से बात कही है, और हमारी सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, और आपने भी बहुत अच्छी बात कही है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया, इसका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सर ये बार बार मोहित भान इस बात को दोहरा रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बैक चैनल से बीजेपी ये कोशिश कर रही है, इन्होंने तो सेना की तरफ से जो ऑपरेशन तेज हो रहे हैं उसमें भी अलग ही मीनिंग निकाल दिया। ये जो सारी बातें बार बार आती हैं घाटी से, इनको आप कैसे काउंटर करेंगे? ये तो एक कंसर्न है शाहनवाज हुसैन साहब। नहीं, ये इनका सारा इल्जाम गलत है, और ये खुद से अपनी बात को मन गढ़ंत बातें यहाँ बता रहे हैं, और टेलीविजन पर आकर मन गढ़ंत बातें नहीं बताइए, और अपने बारे में बहुत प्रशंसा मत कीजिए। अब ये डिबेट किसी की खुद की प्रशंसा के लिए नहीं है। सरकार जो कर रही है वो देश को दिख रहा है,
मोहित जी के अपने विचार होंगे, वो सरकार अगर दिन कहे तो ये उसको रात कह देंगे, क्योंकि इनका नजरिया ऐसा है, जैसी नजर होगी वैसा नजरिया होगा। सरकार इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं करेगी। शुक्रिया। सीपी सिंह जी, ये प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान को एक कर रहे हैं, एक सूत्र में पिरो रहे हैं। पहले हिंदुस्तान की पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को उठाया जाता था, कभी वहां पर आतंकवाद को उठाया जाता था हिंदुस्तान के नाम से। अब ये सब बातें अलग हो गई। अब हिंदुस्तान को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर कोरोना संकट में हमने देखा, हिंदुस्तान को एक अखंड भारत के तौर पर, एक मजबूत लीडरशिप के तौर पर देखा जा रहा है। तो कुछ लोग इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, भारत की राजनीति जो पिछले 70 साल से हो रही थी वह विखंडन की राजनीति थी, राष्ट्र को खंड खंड करने की राजनीति थी, हिंदू तोड़ो और मुस्लिम जोड़ो की राजनीति थी, जिसको मोदी ने पलट के हिंदू जोड़ो किसी को न छोड़ो की राजनीति में बदल दिया। और यही विखंडन की राजनीति करने वाले लोग अब मोदी विरोध में इस हद तक देश विरोधी हो गए हैं कि वो चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठ जाने से भी रत्ती भर नहीं हिचकते। यह कोई इसमें संदेह नहीं है कि चाहे आर्थिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, राजनीतिक मामला हो, वैश्विक पटल का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, इन सभी मोर्चों पे देश बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा है। और उससे भी ऊपर अव्वल सबसे नंबर 1 बात यह है कि ऊपर से लेके नीचे तक भारत के नागरिकों में राष्ट्रीयता का भाव जगा है। अब लोगों को देश पे गर्व करने में शर्म नहीं आती। पहले देश पे शर्म करने वाले सेकुलर होते थे और गर्व करने वाले कम्युनल होते थे। मोदी ने इस सेकुलर और कम्युनल की राजनीति को बुलडोज कर दिया है। आज जो राजनीति है वह देश विरोध और देश के पक्ष की राजनीति है। या तो राष्ट्र हित की राजनीति आप कर रहे हैं या फिर राष्ट्र के विरोध की राजनीति कर रहे हैं। आज सब बिलबिला करके आज जो आपको सामने निकलते हुए दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को तोड़ने की राजनीति की है। और हताशा में उनको अंतर समझ में नहीं आ रहा है कि एक नेता का विरोध और देश के विरोध में कितना बड़ा अंतर है। मोदी की सबसे बड़ी सफलता है देश को, भाजपा को, सरकार को, और मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया को, क्योंकि हमारी आबादी पूरी दुनिया का लगभग 17% है। इसकी बहुत बहुत बधाई। ठीक, शाहनवाज हुसैन साहब, क्लोजिंग कमेंट आपका सर। अलगाववाद की दुकान बंद कर दी, हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरो दिया, हिंदुस्तान का मान बढ़ा दिया। मैंने जो ओपनिंग रिमार्क में कहा था आधे घंटे पहले, वही मैं कह रहा हूं कि आज का दिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 6 साल पूरा हुआ है। और जो मोदी 2.0 की सरकार है, उसने वो सब मुद्दे जो जनता के दिल को छूते थे, जो जनता के दिल में होता था कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता, धारा 370 क्यों नहीं हटती, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों नहीं आता, जो लोग बाहर से परेशान होकर आए उनको नागरिकता क्यों नहीं मिलती। मैं जम्मू कश्मीर की एक कमेटी थी भारतीय जनता पार्टी की, राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में, जिसमें रविशंकर प्रसाद जी और मैं और नड्डा जी भी उस कमेटी के सदस्य थे। हमने भी बहुत उस कमेटी के तहत घूमा, जाकर देखा कि जो लोग आजादी के बाद आए थे आज उनकी क्या हालत थी। इस सरकार ने उनको न्याय दिया है। नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को विश्वास है और मैं मानता हूं इस विश्वास को और मजबूत करेंगे। कोरोना का संकट आया है और इस संकट को, इस चुनौती को स्वीकार करके अवसर में बदलेंगे और देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम किसी एक धर्म को न ज्यादा महत्व देने वाले हैं, न किसी को कम महत्व देने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने माथा टेका था संविधान पे और जाकर संविधान पर माथा टेक कर कहा था कि उसकी रोशनी में सबकी चिंता करेंगे। तो समाज में जो मुल्क से मोहब्बत करेगा, हम सब से मोहब्बत करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के लिए जात पात और धर्म से ऊपर उठकर इस माँ भारती की सेवा करना, यही वो अपना फर्ज मानते हैं और यही अज़्म मानते हैं, उसको कर रहे हैं। भारत को एक ऐसा नेता मिला है जो एक माला में मोती की तरफ पिरो के इस देश को आगे ले जा रहा है। जो लोग शक की सुई उठाते हैं, जो अर्बन नक्सल टाइप के लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी कुछ भी कहेंगे तो वो उसकी मुखालफत ही करेंगे,
तो उनका काम है मुखालफत करना, नरेंद्र मोदी जी का काम है इस मुल्क के लोगों की खिदमत करना, और वो करते रहेंगे। हम लोग परवाह करने वाले नहीं है ऐसे लोगों की। शाहनवाज जी, आपको जाने को उससे पहले एक छोटा सा सवाल एक लाइन में जवाब दे दे। 2.0 का पहला साल पे तो आज आप बैठे हुए हैं, 2.0 के दूसरे साल पर कौन सी अचीवमेंट की बात आप करना चाहेंगे? आपके हिसाब से क्या गोल है अब सरकार का, अगर 2 सेंटेंसेस में बता दें। अभी तो गोल एक ही है कि इस देश को कैसे विश्व गुरु बनाया जाए। पहला गोल है कि कोरोना को हराया जाए, और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, यही गोल है। ठीक, क्योंकि जब भी हम लोग इकट्ठे एकजुट होकर रहे हैं, ये देश आगे बढ़ा है, और वो सपना भी पूरा होगा कि देश विश्व गुरु बनेगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगा। इसी पॉजिटिव नोट पर खत्म कर रही हूँ हमारी इस बहस को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना समय की जरूरत है। साथ ही प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि उन्हें किसानों पर बहुत गर्व है। वैसे भी हिंदुस्तान में जय किसान जय जवान की बात होती है। किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार में जुटे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, कहा गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.